हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में फिर से एक बार। देखिए, इस सेशन में जो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी राज्य को चलाने के लिए शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और भारत की जो शासन व्यवस्था जिस किताब से चलती है उस किताब का नाम क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत ही वो सारे नियम कानून कायदे बताए गए हैं जिसके आधार पे देश, भारत देश या भारत देश के अंदर जो भी राज्य है वो राज्य उनका पालन करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, कुल 22 लेसन्स हैं। लेसन्स कुल 22 है। देखिए, 22 लेसन में इसको बांटा गया है। अब लेसन को आसानी से समझ सकते हैं अध्याय के रूप में। जैसे कि आप भी कोई किताब पढ़ते होंगे, हम भी कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें अध्याय दिया रहता है। तो वही अध्याय जो है भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय दिए हुए हैं। इनको अगर संवैधानिक भाषा में कहें तो कुल 22 भाग दिए हुए हैं। प्रत्येक भाग में कुछ ना कुछ नियम वर्णित है, कुछ ना कुछ टॉपिक बाय टॉपिक लिखा गया है प्रत्येक भाग में। उस टॉपिक को अनुच्छेद कहते हैं। जिस भाग में जो लिखा हुआ है उस टॉपिक को क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। देखिए, जैसे कि भाग 1 जो है भारतीय संविधान के 22 भागों में से पहला भाग है जिसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, जो 1 से 4 अनुच्छेद हैं। अगर हम कुल अनुच्छेद की बात करें तो टोटल आर्टिकल में जो अनुच्छेद हैं वो 395 के आसपास है। इसमें हम ABCD जो जोड़ा गया है उसको हम नहीं लेते हैं। अगर ABCD को अगर हम कंसीडर करें तो ये 450 के प्लस के चला जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को ले रहे हैं जो कुल कितना है? 395 अनुच्छेद है। उसी में से जो हम उसका पहला भाग आज पढ़ेंगे, भाग संख्या 1। देखिए, भाग संख्या 1 अगर आप सही से समझ गए तो आप समझिए भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद है उसमें से 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के नाम के बारे में। देखिए, इसका नाम जो है भारतीय संविधान के भाग 1 का जो नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अर्थात भारत का वह क्षेत्र कौन कौन सा है जहां पर भारत का शासन व्यवस्था लागू होगा, जहां तक भारत अपना शासन कर सकता है, ये भाग 1 में पढ़ेंगे। चलिए, ये तो बात हो गया भाग 1 के नाम के बारे में और उसके जो खासियत है, उसका जो काम है उसके बारे में। अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 1 से 4 तक में, उसमें पहला अनुच्छेद क्या कहता है? देखिए, पहला अनुच्छेद में 3 बातें कही गई हैं। तीनों बातों को आप पहले इजीली समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करेंगे, इसे और बढ़िया से समझेंगे। देखिए, पहला में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला तो भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पे देखिए भारत का 2 नाम लिया गया है, भारत और इंडिया कहा गया है। भारत और क्या कहा गया है? इंडिया। देखिए, इस पे बहुत सारे मतभेद थे संविधान निर्माता, जिस समय हम संविधान निर्माण किया जा रहा था इस पे बहुत सारी बहस थी। जो पुराने विचारधाराओं को मानने वाले थे वो कहते थे जो भारत नाम ही सही है, क्योंकि भारत नाम हमारा सांस्कृतिक नाम है और हम जनरली जो उपयोग भी करते हैं वो भारत शब्द का ही उपयोग करते हैं। नाम के पीछे जो डिस्कशन था, जो पुराने विचारधारा के जो सभ्यता संस्कृति या पुराने ख्यालात को मानने वाले थे वो भारत के नाम पे जोर दे रहे थे। कहते थे इसका इंडिया नाम हटा दिया जाए, इंडिया नाम नहीं रखा जाए, सिर्फ भारत कहा जाए। क्योंकि हम कहते भी हैं भारत माता की जय, हम गान में भी कहते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हमें पुरस्कार के तौर पे भी भारत रत्न दिया जाता है। इसीलिए उन लोगों का मानना था कि नाम के रूप में सिर्फ हम भारत का उपयोग करें। परंतु जो नए विचारधारा के नेता थे, जो नए पीढ़ी के नेता थे, वो कहते थे नहीं, इंडिया नाम से जो है भारत की ख्याति विश्व में है, विश्व में लोग जो है सो इसे इंडिया नाम से पहचानते हैं। इसीलिए ये भारत का आधुनिक नाम है, आधुनिक रूप है भारत का, जिससे इसकी पहचान है। इसीलिए जो नए विचारधारा के नेता थे वो इंडिया कहते थे और पुराने विचारधारा में जो थे वो इनका नाम भारत रखने पर जोर देते थे। संविधान सभा में इस बात पे काफी बहस छिड़ा। संविधान निर्माताओं ने देखा कि इस पे सर्वसम्मति नहीं बन रही है तो उन्होंने कहा कि ना ये नाम रहेगा ना ये नाम रहेगा, भारत का दोनों नाम रहेगा। क्योंकि स्पष्ट रूप से संविधान में लिख दिया गया है इंडिया दैट इज भारत, मतलब अब से भारत को संवैधानिक तौर पे दोनों नाम से जाना जाएगा, इंडिया और भारत दोनों नाम से। उसके बाद एक बात और डिस्कस करें हम यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एक में कहा गया है कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ऊपर में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, यूनियन शब्द के अर्थ को समझने के लिए आपको हम 3 शब्दों का अर्थ समझा दें अगर, तो आप यूनियन का आसानी से समझ सकते हैं। एक है कन्फेडरल, दूसरा है फेडरल और तीसरा है यूनियन। देखिए, कन्फेडरल क्या होता है? कन्फेडरल को हिंदी में हम परिसंघ कहते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य जो है मिल करके एक मिल करके केंद्र को समझिए, जो एक केंद्र शक्ति होती है उसको अपना छोटा छोटा शक्ति देता है और उनसे जुड़ करके उनसे कहता है कि हम पे आप शासन करिए, हमारी शासन व्यवस्था को आप चलाइए। ये बहुत ही कमजोर होता है। इसमें जो स्टेट जब चाहे मन अलग हो सकता है, उसका जब मन हुआ तब अलग हो सकता है। मतलब
छोटे छोटे राज्य मिल करके अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति केंद्र को दे करके जब अपना शासन व्यवस्था को चलाता है, एक देश के एस्टेब्लिश करता है, तब वो कन्फेडरल कहलाता है। और कन्फेडरल बहुत ही कमजोर व्यवस्था है, इसमें जो है सो आसानी से कोई स्टेट चाहे तो अपने से अलग हो सकता है। उसके बाद देखिए एक है फेडरल। फेडरल जिसको हम संघ कहते हैं हिंदी में, और यूनियन उसको भी हम हिंदी में संघ कहते हैं। फेडरल में भी वही बातें होती है जो कन्फेडरल में भी होती है। देखिए फेडरल में भी वही बातें कही जाती हैं, छोटे छोटे राज्य जो है एक समझौते के तहत अपनी शक्तियों को केंद्र को देते हैं और कहते हैं भाई साहब आप हम पे शासन करिए। और इसमें भी वही बात है, अगर समझौता टूट गया तो समझिए देश टूट गया। समझौता अगर टूटा, वो राज्य स्वतंत्र होने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, उसको जब मन चाहेगा तब वो समझौता तोड़ करके अलग हो जाएगा। इसका उदाहरण हम अगर देखें तो यूएसए। देखिए अमेरिका में फिलहाल में जो अमेरिका है वो फेडरेशन कंट्री है, फेडरल कंट्री है। इसमें कुल 50 राज्य अभी जुड़े हुए हैं, कुल 50 राज्य जुड़े हुए हैं। इसमें जो है सभी राज्यों का झंडा अलग अलग है, सभी राज्यों का जो झंडा है वो अलग अलग है, सभी राज्यों का जो है आपका संविधान अलग अलग है, संविधान अलग अलग है। लेकिन करेंसी एक ही है, जो यूएसओ की जैसे करेंसी है वही है यूएसए की करेंसी, लेकिन संविधान अलग अलग है, झंडा अलग अलग है। कल को अगर चाहे कोई भी राज्य जैसे कोलंबिया या फ्लोरिडा कोई भी राज्य चाहे, या टेक्सास कोई भी राज्य चाहे कि हमें अब यूएसए से स्वतंत्र होना है, अमेरिका से स्वतंत्र होना है, तो वो आसानी से इस समझौते को तोड़ देगा और ये स्वतंत्र हो जाएगा। फेडरेशन कंट्री की ये खासियत है। आप ये कह सकते हैं कि कन्फेडरल का ही सशक्त रूप और सभ्य रूप जो है सो आपका फेडरल है। कन्फेडरल में जहां अपने आप अलग होने की क्षमता है, वहीं पे फेडरेशन में आपको जो समझौते के तहत आप जुड़े हैं उन समझौतों को आप तोड़ करके अलग हो सकते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि अगर हम भारत देश में फेडरल को यूज करते हैं, फेडरल को लगाते हैं, तो यहाँ पे तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराएं विकसित हैं। अगर आप साउथ में चले जाए तो वहाँ की परंपराएं कुछ अलग है, वहाँ की भाषाएं अलग है। नॉर्थ में आए तो वहाँ की भाषाएं अलग है। अगर आप पंजाब राजस्थान की तरफ चल जाए तो वहाँ की भाषाएं अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है। अगर आप सेवन सिस्टर्स की तरफ चल जाए तो वहाँ भी भाषा और रहन सहन में बहुत अंतर है। तो ऐसे में संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर हम फेडरेशन को लागू करते हैं तो कल जा करके ये लोग खुद में विद्रोह करके हो सकता है अलग की मांग करें। तो इन्होंने फेडरल लागू नहीं करके यूनियन को लागू कर दिया, यूनियन शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर दिया। यूनियन के व्याख्या करते हुए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान में साफ साफ लिख दिया है, अनुच्छेद 1 के ए में साफ साफ लिख दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि भारत का कोई भी राज्य किसी भी समझौते के तहत नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए चाह के भी कोई राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 1 के ए में साफ साफ ये कह दिया है कि भारत एक यूनियन है, यहाँ पे कोई भी राज्य जो है सो किसी भी प्रकार के समझौते से नहीं जुड़ा हुआ है और यहाँ पे किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आप याद रखेंगे जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए भारत या इंडिया राज्यों का क्या है, ऑप्शन में आपको संघ भी रहेगा, संघ भी और यूनियन भी रहेगा। तो आप हमेशा टिक आउट करिएगा यूनियन शब्द को, क्योंकि फेडरल का हिंदी भी संघ होता है और यूनियन का हिंदी भी संघ होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप इस्तेमाल करिएगा यूनियन शब्द को टिक आउट करिएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये एक भाग आपका आर्टिकल 1 का जो ए भाग है जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके दूसरे पड़ाव पर हम चलते हैं। अनुच्छेद 1 के दूसरे पड़ाव में कहा गया है कि भारत के यूनियन में, जो यूनियन ऑफ स्टेट है, इसमें जो भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की हमें सूची कहां से मिलेगी। अगर कल को विवाद हो जाए कि बिहार संविधान का भाग है कि नहीं है, तो इस बात का प्रमाण कहां है, हमें बताइए। इस बात का प्रमाण कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के ए में जो कहा गया है सिर्फ ये कहा गया है कि राज्यों का संघ है, यहाँ पे किसी भी राज्य का वर्णन नहीं है, किसी भी राज्य के नामों का उल्लेख नहीं है। तो हम कैसे मान ले कि भारत का राज्य जो है सो बिहार है। हम ये तो इसके लिए संविधान सभा के निर्माताओं ने अनुसूची 1 की तरफ इशारा किया, कहा कि भारत में वही राज्य या राज्य क्षेत्र वही है जिसका वर्णन अनुसूची 1 में है। देखिए यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए अनुसूची क्या है। देखिए अनुसूची इंग्लिश में इसको हम शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल। इस संविधान के प्रारंभ में 4 या 5 पृष्ठ जोड़े गए हैं, जिसमें वर्तमान में कुछ पूर्व में तो 8 थे, वर्तमान में 12 अनुसूची है। इन अनुसूचियों में जो है वर्णन दिया गया है, कुछ वर्णन, जैसे यहाँ पे राज्य और राज्य क्षेत्रों का वर्णन आपको अनुसूची 1 में वहाँ पे डिटेल सभी राज्यों का मिल जाएगा, उसके सीमा विस्तार, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल जाएगा। उसी प्रकार 12वें अनुसूची में बहुत सारे वर्णन दिए हैं उससे संबंधित। तो ये अनुसूची संविधान के प्रारंभ में 4 पन्ने जोड़ करके बनाए गए हैं। ठीक, तो 1 के बी में वही कहता है कि वही राज्य या राज्य क्षेत्र होगा जिसका वर्णन किस में होगा, अनुसूची 1 में होगा। इसके अलावा हम तीसरे भाग में आते हैं। अब यहाँ पे राज्य क्षेत्र का वर्णन तो आ गया, राज्य क्षेत्र का वर्णन तो हम समझ लिए जो हाँ अनुसूची 1 में कहा गया है कि इतना राज्य है, इतना हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये कह दिया। लेकिन इस राज्य क्षेत्रों का हम बंटवारा किस आधार पर किए हैं, पूरे भारत में जितने राज्य क्षेत्र हैं उसका बंटवारा हम किस आधार पर किए हैं, ये बताइए हमको।
कल अगर कह दे कोई राजस्थान अगर कह दे कि हम केंद्र शासित प्रदेश होना चाहते हैं, या दिल्ली कह दे कि हम एक राज्य होना चाहते हैं, तो इसका प्रमाण बताइए हमें। तो इसी के लिए संविधान सभा ने 1 के 3 में कहा गया है कि राज्य क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला राज्य जो बड़े हिस्से में बड़ा क्षेत्रफल वाला, जनरली समझिए आप, बड़ा क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्र है उनको हमने राज्य में शामिल कर दिया है। और दूसरा जो छोटे क्षेत्रफल वाले हैं जो और राष्ट्रीय महत्व के हैं उसे हमने केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया है। और तीसरा अर्जित क्षेत्र को हमने जोड़ दिया है। देखिए राज्य का वर्तमान में संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश का 8 है और अर्जित क्षेत्र 0 है। यहाँ पे आप एक बात गौर करिए, देखिए अर्जित क्षेत्र क्या होता है। अर्जित क्षेत्र जैसे कि 1 मिनट के मान लीजिए पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान आजाद होने के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहा है और भारत उसे स्वतंत्र करवा देता है, तो वह स्वतंत्रता के बाद भारत हो सकता है ये संधि रखे कि तुम स्वतंत्र रहो पर हमारे अंदर रहो, तो ये अर्जित क्षेत्र में बलूचिस्तान भारत के अर्जित क्षेत्र में आ जाएगा। इससे पहले भी अर्जित क्षेत्र जो था पुडुचेरी, माहे, यमन, कराईकल, ये जो क्षेत्र थे 1954 से 1962 तक इसे हमने अर्जित क्षेत्र के रूप में ही इस पे शासन किया था, क्योंकि 1962 तक जो है सो फ्रांस ने अध्यारोपण जो प्रस्ताव था जो भारत को उसने भूमि वापस किया उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो 1954 से 1962 तक हमने इन पर अर्जित क्षेत्र के रूप में ही शासन किया था। 1962 के बाद जब इस पे साइन कर दिया गया तब इसे हमने यूटी बना लिया, संघ शासित प्रदेश बना लिया। इसके अलावा गोवा, दमन द्वीप ये सब भी हमारे अर्जित क्षेत्र हैं जो बाद में जाकर के राज्य और संघ शासित क्षेत्र में हमने इनको परिवर्तन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 1 का डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया है। अनुच्छेद 1 आप समझ गए हैं। अनुच्छेद 1 के ए में कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, यहाँ पे किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरे में कहा गया है राज्य या राज्य क्षेत्र वही होंगे जिसका वर्णन अनुसूची 1 में होगा। और तीसरे में कहा गया है राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है। पहला राज्य जो बड़े क्षेत्रफल, जनरली बड़े क्षेत्रफल में है उनको राज्य दे दिया गया है। जो छोटे क्षेत्रफल में है और जिनका राष्ट्रीय महत्व ज्यादा है उनको केंद्र शासित प्रदेश हमने कह दिया है। और तीसरा अर्जित क्षेत्र, भविष्य में कोई चीज हम यदि किसी भी संधि के तहत आप उसको लेते हैं तो ये अर्जित क्षेत्र में आ जाता है। तो ये आर्टिकल 1 हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 2 है संसद अगर चाहे ऐसे निर्बंध और शर्तों के आधार पर, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस के आधार पर किसी भी नए राज्यों की या तो प्रवेश करा सकता है भारत में या फिर से नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। इसको थोड़ा समझ देखिए क्या कहता है। संसद अगर चाहे तो कोई भी ऐसा राज्य जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, अर्थात सीधे शब्दों में कहे तो कोई विदेशी राज्य जो भारत में स्वेच्छा से मिलना चाहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होना चाहता है, तो संसद के पास यह अधिकार है कि उसे अपने देश में, अपने यूनियन में मिला सकता है। ये संविधान का आर्टिकल नंबर 2 कहता है। या तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन यानी कि कोई भी बंधन के आधार पर या जो भी शर्तें हो उन शर्तों के आधार पे एक तो नए राज्यों को प्रवेश करा सकता है। 2 शब्दों पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है संघ में राज्यों का या तो प्रवेश करा सकता है या तो स्थापना करा सकता है। देखिए यहाँ पे 2 शब्दों को ध्यान से समझे। प्रवेश किसे करा सकता है? जो पहले से राज्य है, जैसे कोई विदेशी राज्य है जो भारत में स्वेच्छा से मिलना चाहता है तो उसे तो भारतीय राज्य में हम प्रवेश करा देंगे। ऐसा कोई राज्य जो भविष्य में भारत में मिलने वाला है, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होने वाला है, तो उसके लिए भी हम प्रावधान कर सकते हैं। उसके लिए भी हम उस राज्य को शामिल करने या स्थापना करने का अधिकार संसद के पास है। तो आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि संसद अगर चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य अगर वो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहता है तो संसद उसे भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है। इसका हम अगर उदाहरण देखें तो देखिए सिक्किम जो है 16 मई 1975 से पहले, देखिए 16 मई 1975 से पहले ये एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जो राज्य है वर्तमान में भारत का, ये राज्य जो है सो सिक्किम है। सिक्किम के ऊपर में हम अगर देखते हैं तो ये तिब्बत का क्षेत्र आ जाता है और इससे ऊपर में जो देखते हैं तो ये चाइना का क्षेत्र आ जाता है। तो चाइना ने तिब्बत को अपना क्षेत्र कह करके यहाँ के आदमियों को टॉर्चर किया और यहाँ के आदमियों को इतना टॉर्चर किया कि यहाँ के आदमी को कुछ को इधर भेज दिया, कुछ को इधर भेज दिया, कुछ को इधर, यानी कि यहाँ के जो भी जनशक्ति था, जो भी जनता था, उसको तोड़ मरोड़ करके बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। जिसके बाद यहाँ पे उतना आदमी नहीं बचा जो तिब्बत स्वतंत्रता की मांग करता। इस घटना को देख करके 1959 में तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया। इस घटना को देख करके सिक्किम डर सा गया और सिक्किम को ये डर सताने लगा कि कल जाकर के चाइना जिस प्रकार तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, तिब्बत के आदमियों को टॉर्चर करके वहां के आदमियों को भगा दिया है, ऐसा ना हो कि हमें भी टॉर्चर करे और हमारा क्षेत्र भी अपने में शामिल कर ले। तो सिक्किम को यह बात डर सताने लगा। तो सिक्किम ने भारत को कहा कि आप हमें अपने में मिला लीजिए। तो भारत सिक्किम को मिलाने के लिए तैयार हो गया, पर सिक्किम के मन में यह डाउट था कि कहीं आप चाइना की तरह ही नहीं तो चाइना
चाइना की तरह ही तो ही नहीं, हमारे भी आदमी को मारिएगा, हमारे ही आदमी को टॉर्चर करके, जिस प्रकार चाइना ने तिब्बत के आदमियों को कुछ को इधर कुछ को इधर कुछ को उधर भेज दिया, वैसे भेज दीजिएगा। तो भारत ने कहा नहीं भाई साहब, हम सब वसुधैव कुटुंबकम के रक्षक हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस पर सिक्किम ने कहा, एक शर्त रखा, और सिक्किम ने 1 साल तक सहराज के रूप में, को स्टेट के रूप में रहा। इस समय सिक्किम न तो एक विदेशी स्वतंत्र राज्य था और न ही भारत का राज्य था, यह एक सिर्फ संलग्न राज्य के रूप में था। 1 साल तक 35वां अमेंडमेंट 1974 के तहत सहराज के रूप में रहा भारत में, और सिक्किम ने देखा कि भारत की वातावरण जो है सो हमसे मिलती जुलती है, तो उसने उसके बाद भारत में पूर्णतः मिलने के लिए तैयार हो गया, और इसके लिए भी संविधान में संशोधन किया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। तो सिक्किम भारत में एक विदेशी राज्य जिसको संसद ने 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में मिलाया। ये सब आर्टिकल 2 क्या बात हो गया। आर्टिकल 2 ये कहता है, अब देखते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 3 कहता है, जहां पे आर्टिकल 2 में वर्णित है कि कोई भी राज्य जो विदेशी है वो स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे आराम से मिला सकता है। वहीं आर्टिकल 3 में कहा गया है, वर्तमान में भारत में जो भी राज्य मौजूद है या जो भी संघ शासित प्रदेश मौजूद है, उसे अगर संसद चाहे तो अपने हिसाब से उसके नाम में, उसके सीमा में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी भी होगा। अर्थात इसमें राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दिया जाएगा, राष्ट्रपति ये नहीं कर सकता है कि आप इनके नाम नहीं बदल सकते या इसके सीमा को नहीं बदल सकते या क्षेत्र को नहीं बदल सकते, क्योंकि संसद के पास आर्टिकल 4 हम जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि संविधान में संसद के पास ये अधिकार दिया गया है। देखिए जैसे कि पहले अगर हम देखें तो नामों में, कई नामों में बदलाव हुआ है। जैसे कि यूपी को पहले कहा जाता यूनाइटेड प्रोविजन, एमपी को पहले कहा जाता मिडिल प्रोविजन, जिसका नाम बदल करके संसद के द्वारा अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कर दिया गया है। तो ये तो संसद के आर्टिकल 3 का अधिकार है। आर्टिकल 3 के अधिकार का प्रयोग करके ही संसद ने कई राज्यों का बंटवारा भी किया है। इससे पहले जो विगत घटना है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। इसके पीछे जो भी मकसद रहा हो, पर संसद की शक्ति यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश का आदमी चाह विरोध करके भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि संसद को इसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वो अगर चाहे तो आराम से किसी भी स्टेट को तोड़ सकता है, किसी भी स्टेट को जोड़ सकता है। इसी की तरह 1 नवंबर 2000 ईस्वी को एमपी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। तो ये आर्टिकल 3 था। आर्टिकल 3 में कह दिया गया है संसद अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पहले तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि मिला सकते हैं आप किसी विदेशी राज्य को, और आर्टिकल 3 में कह दिया गया है कि जो राज्य मौजूद है उसे आप तोड़ मरोड़ तोड़ फोड़ जो मन है वो कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी का दबाव, कोई जरूरत नहीं है। देखिए आर्टिकल 3 तक आप समझ गए हैं। अब आर्टिकल 4 को देखिए। आर्टिकल 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 से बाहर रखा गया है। समझिए इस बात को। अनुच्छेद 2 अर्थात कोई सी विदेशी राज्य को अगर मिलाते हैं तब अनुसंशोधन किया जाता है, या अनुच्छेद 3 भारत में वर्तमान राज्य को अगर हम तोड़ते मरोड़ते जोड़ते हैं तब जो संशोधन किया गया है उसको हम आर्टिकल 368 में से बाहर रखेंगे। आर्टिकल 368 में जो भी संशोधन होगा उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है, पर आर्टिकल 4 में कह दिया गया है कि 2 और 3 में जो भी हम काम करेंगे उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी बात को समझिए, इस यहाँ पे समझिए। आर्टिकल 2 तथा 3 के संशोधन में 368 से बाहर रखा गया है। देखिए यहाँ पे 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बातें छुपी हुई हैं, उन बातों को हम समझते हैं। पहला बात कहता है कि यहाँ पे आप जब भी किसी भी राज्य को अगर मिलाते हैं या राज्य का बंटवारा करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 50% बहुमत की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको विशेष बहुमत यानी कि 66%, जो 2/3 है, लगभग 66.5% बहुमत, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 50% बहुमत से ही आप किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं या किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। दूसरा बात, यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा, अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। और तीसरा बात कहा गया है कि अनुसूची 1 तथा 4 भी प्रभावित होगा। अब इसको समझिए। देखिए अनुसूची 1 क्यों प्रभावित होगा आर्टिकल 4 से। अनुसूची 1 में कहा गया है, जैसे कि आर्टिकल 1 में आपको ए में हमने पढ़ाया था, आर्टिकल 1 के बी में सॉरी, जो भी राज्य या क्षेत्र वही होंगे जिसका वर्णन अनुसूची 1 में होगा। तो अनुसूची 1 में भी तो अगर हम किसी भी राज्य को मिलाते हैं या वर्तमान राज्य को तोड़ते हैं तो इसका सूचना तो अनुसूची 1 में देना पड़ेगा ना, कि हम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिए हैं। अब तो आंध्र प्रदेश का अलग राज्य क्षेत्र होगा, अलग सीमा होगा, अलग उसका सीमा विस्तार होगा, तेलंगाना का अलग सीमा विस्तार होगा। तो अगर आप 2 या 3 को करते हैं तो आपको अनुसूची 1 को भी सुधारना पड़ेगा और अनुसूची 4 को भी सुधारना पड़ेगा। अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए जो सांसदों
का बंटवारा है, संसद की सीटों का बंटवारा है, जो कहां से कितने सांसद राज्यसभा के लिए उठेंगे, इसका वर्णन अनुसूची 4 में है। तो वहां पे भी आपको संशोधन करना पड़ेगा, वहां पे भी आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 4 कहता है। तो इस प्रकार आपने आर्टिकल 1 से लेकर के 4 अर्थात भारतीय संविधान के भाग 1 को कंप्लीटली समझ गए हैं। देखिए भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है। भाग 1 में कहता है कि भारत का जो सीमा क्षेत्र है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, वहां तक भारत शासन करेगा। उसके संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन उसमें है। उसके आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसपे आप अलग नहीं हो सकते हैं। उसी के दूसरे भाग में कहा गया है कि आप राज्य क्षेत्र, जिस भी राज्य का वर्णन देखना चाहते हैं तो आप अनुसूची 1 को देखिए, और 3 में राज्य क्षेत्र को बंटवारा का बात कहा गया है। आर्टिकल 2 में किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने का संसद का अधिकार का वर्णन है। वही 3 में भारत में वर्तमान में जो भी राज्य मौजूद है उसके तोड़ फरोड़ की बात कही गई है। और आर्टिकल 4 में कहा गया है कि ये दोनों यानी कि 2 और 3 में जो भी संशोधन करेंगे वो 368 से बाहर रखेंगे, अर्थात राष्ट्रपति इस पर बाध्यकारी होगा, उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और इसमें 50% बहुमत ही आपको चाहिए। और इसके अलावा अनुसूची 1 और 4 को भी संशोधन करना पड़ेगा। इस प्रकार आपको हमने भाग 1 कंप्लीट करा दिया है। भाग 1 का फुल डिस्क्रिप्शन, फुल एनालिसिस आपको दे दिया है। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।